मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। रुक करेंगे बड़ी खबर का। थोड़ी ही देर में यासिन मलिक की सजा का ऐलान होगा। आतंकी साजिश रचने का दोषी है यासिन मलिक। तो कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने अपने सारे जुर्म कबूले। टेरर फंडिंग और देशद्रोह का दोषी भी है यासिन मलिक। एनआईए ने की है फांसी की सजा की सिफारिश। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो अब से कुछ ही देर में सजा का ऐलान होगा कि आखिरकार यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा होगी या फिर होगी फांसी। अब से कुछ ही देर का इंतजार और बाकी रह गया। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि यासिन मलिक की आखिरकार सजा क्या तय हुई है। उम्र कैद उसे मिलती है या फिर फांसी की सजा। आतंकी साजिश रचने का दोषी है यासिन मलिक। कश्मीरी अलगाववादी नेता है यासिन मलिक, जिसने अपने सारे जुर्म कबूले हैं। टेरर फंडिंग और देशद्रोह का दोषी भी है यासिन मलिक। तो एनआईए ने फांसी की सजा की सिफारिश भी की है। अब देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, उम्र कैद या फिर फांसी। तो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकी साजिश रचने का दोषी है यासिन मलिक। अलगाववादी नेता कश्मीरी और टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार भी किया गया कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद पूछताछ के दौरान आपको बताएं कि यासिन मलिक ने अपने सारे जुर्म कबूल लिए थे, जिसके बाद एनआईए कोर्ट की तरफ से उन्हें पेश किया गया। और यहाँ पर कोर्ट में पेशी होने के बाद, सुनवाई होने के बाद अब थोड़ी ही देर में ये उनकी सजा पर ऐलान भी होगा। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि लगातार आपको बता रहे हैं कि देखिए एनआईए की तरफ से फांसी की सजा की सिफारिश की गई है। अब कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा, क्या फांसी की सजा यासिन मलिक को होगी या फिर उसके अलावा उम्र कैद की सजा काटनी होगी। तो अब से कुछ ही देर में यासिन मलिक की सजा पर फैसला होगा, सजा का ऐलान होगा। आतंकी साजिश रचने का दोषी है यासिन मलिक। एनआईए ने फांसी की सजा की सिफारिश भी हालांकि की है और पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर में यासिन मलिक की सजा का ऐलान भी हो जाएगा। गुलशन सैफी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, अब से कुछ ही देर में साफ हो पाएगा कि आखिरकार उम्र कैद की सजा यासिन को मिलती है या फिर फांसी मिलती है। अभी ताज़ा जानकारी क्या है, किस तरह का माहौल है पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर? जी बिल्कुल, अभी यासिन मलिक को लेकर जो दलीलें हैं उनको सुना जा रहा है कि आखिर क्या इस पर अधिकतम सजा हो सकती है। इस पर कोर्ट जो है अपना पुनर्विचार कर रहा है। तो ऐसे में अभी कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि आखिर यासिन मलिक को क्या सजा मिलती है, उन्हें फांसी होती है या फिर अधिक से अधिक उम्र कैद की सजा भी इनको मानी जा सकती है कि न्यूनतम अगर दी जाएगी तो कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। तो ये तस्वीर अब जल्दी साफ होने जा रही है। लेकिन अगर हम कोर्ट के बाहर की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देख पा रहे हैं आप? कितनी टीमें वहां पर तैनात हैं? क्योंकि ये मामला जो है यासिन मलिक से जुड़ा हुआ है और जो लगातार टेरर फंडिंग के दोषी पाए गए, तो ऐसे में निश्चित रूप से सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। पुलिस की कई टुकड़ियां यहाँ मौजूद हैं जो कोई भी शांति व्यवस्था उसको बिगड़ने न दे। मैं आपको बता दूं कि यासिन मलिक की गिरफ्तारी के साथ ही तो जम्मू में भी आंशिक रूप से, जम्मू कश्मीर में भी आंशिक रूप से बंद देखा जा रहा है। तो किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस भी पूरी तरह से मौजूद है। जी, यानी ये भी माना जाए गुलशन कि यासिन मलिक की जो सजा का ऐलान होगा, ना केवल उसका असर यहाँ होगा, दिल्ली में रहेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर तक उसका असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है वो जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा है, क्योंकि ये वहाँ के अलगाववादी नेता हैं और निश्चित रूप से जो वहाँ की जनता है उनमें ये अलग तरीके की अपनी पहचान रखते हैं, छाप रखते हैं। लेकिन भारत में शांति भंग करने के लिए और टेरर फंडिंग के लिए दोषी पाए गए, इनके ऊपर यूएपीए की धारा 16, 17, 18, 124, 153 के तहत मामला जो है दर्ज किया गया। अब देखना ये होगा कि इसमें सजा क्या होती है। मैं आपको बता दूं, साल 2018 का केस है जिसे एनआईए ने रजिस्टर्ड किया था और एनआईए ने जांच करते हुए अब दोषी पाया है। और आपको बता दें कि यासिन मलिक ने भी खुद कोर्ट में कबूल लिया है कि हाँ वो टेरर फंडिंग के लिए जिम्मेदार है। जी, लेकिन ऐसे भी जानकारी गुलशन मिल रही है कि एनआईए ने अब फांसी की सजा की सिफारिश की है। क्या एनआईए की इस सिफारिश को सुना गया, क्या उसे गंभीर लिया गया कोर्ट की तरफ से? सवाल दोहराएं अपना प्लीज। गुलशन, मेरा सवाल आपसे यही है कि एनआईए ने भी फांसी की सजा की सिफारिश कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने क्या उनकी सिफारिश को सुना, एनआईए की सिफारिश को उसे गंभीर लिया?
देखिए, इसमें समझना होगा कि जब भी कोई जांच एजेंसी अगर जांच करती है तो वो ये चाहती है कि जब जो उन्होंने जांच की है उसके आधार पर कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ। और जो इनके ऊपर धाराएं लगी है यासीन मलिक के ऊपर, उसके अनुसार जो है दोषी भी पाए जाते हैं और उसमें एनआईए ने मांग भी की है कि इन्हें फांसी की सजा दी जाए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है, प्रावधान है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट आके उस प्रावधान तक जाता है या फिर न्यूनतम सजा जो है उम्र कैद की है या फिर कोई जुर्माने की राशि लगा करके उनको छोड़ देते हैं, मतलब सजा को कम कर देते हैं, ये भी देखना होगा। ठीक गुलशन, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट और जानकारी के लिए। और वहीं केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अहम बैठक हुई और उस बैठक के बाद सीएम मनोहर ने हुई चर्चा के बारे में भी जानकारी दी। दरअसल उन्होंने बताया कि बैठक में ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरी के मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें गुरुग्राम के 500 बेड वाले ईएसआई अस्पताल पर चर्चा हुई। साथ ही साथ 100 बेड के 5 अस्पताल की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि ईएसआई विभाग के साथ जल्द ही स्वास्थ्य विभाग एक एमओयू करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक जंगल सफारी शुरू करने की परियोजना है। लगभग 10,000 एकड़ के जंगल सफारी की सीमाएं निश्चित की गई हैं और इसके डिजाइन तैयार करने के लिए कई कंपनियों को भी आमंत्रित कर दिया गया है। हमारे श्रम मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हमारी जो मीटिंग थी, कुछ विषय जो आज चर्चा में आए हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं हमारे और ईएसआई की जो डिस्पेंसरीज हैं वो बहुत जगह पर हमने बनाने की जो पहले से विचार किया हुआ है, उसकी प्रगति क्या क्या है। उसके अंदर कुछ डिस्पेंसरीज का विषय था, 12 तो डिस्पेंसरीज हैं, 5 जो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं और 500 बेडेड हॉस्पिटल गुरुग्राम का है और इसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का विषय है। तो ऐसे बहुत विस्तार से उन सब बातों पर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हुए हैं उस पर विचार किया और बहुत जल्दी उनके सबके परिणाम निकलेंगे। और वहीं द्वारका पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानों से जनसंवाद किया। इसी कार्यक्रम का आयोजन द्वारका सेक्टर 3 में किया गया था। कार्यक्रम का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद कायम करना था और इसी दौरान करीब 250 मुखियाओं के साथ संवाद साधा गया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और पनपते गैंग वॉर को लेकर भी चर्चा की गई। पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी के मुताबिक ये एक नई परंपरा है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने अपना मोबाइल नंबर भी साझा करते हुए लोगों से सहयोग की अपील की। आपका नाम क्या हुआ और आप कैसे न्यायकारी के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो समाज का भी फर्ज बनता है कि उस अधिकारी का मनोबल बढ़ाने के लिए उसको सम्मानित किया जाए। उसी कड़ी में हमने कार्यक्रम किया पालम 360 की तरफ से। मिशन विस्तार कप्तान आपके द्वार है। हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे भूतकाल में दिल्ली पुलिस करती आई है वैसे ही ये प्रोग्राम है। इसको यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के शब्दावली में रखा गया है ताकि लोग ज़्यादा जुड़े। यहाँ कप्तान शब्द और ये जो इनकी संवेदना है उनसे उनके शब्दावली को उठाकर इस कम्युनिटी पुलिसिंग का एक नया रूप दिया गया है। ये प्रोग्राम्स हर जगह हो रही हैं और इसको मेरे व्यक्तिगत निगरानी में किया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी 1 और 2 को भी मीटिंग्स लेनी होती हैं, एसीपीज़ को भी लेनी होती हैं, मगर शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में मैं हर मीटिंग में मैं खुद मौजूद हो रहा हूँ। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की तरफ से शांति दूतों का सम्मान किया गया। इसके लिए आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त, सांसद एनडी गुप्ता, सांसद कुंवर दानिश अली और नेपाल के पूर्व मंत्री एकनाथ ढकाल भी मौजूद रहे। आपको ये भी जानकारी दें कि इस कार्यक्रम में दिल्ली में कोरिया में शांति की पहल करने वाली संस्था यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ने आयोजित किया, जिसमें देश विदेश के नामचीन लोग भी शामिल रहे। वहीं सभी ने पूरे विश्व में शांति बहाल की प्रार्थना की। यूनिवर्सल पीस फेडरेशन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पीस पे काम करते हैं, जो शांति के लिए पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। पिछले
महीने एक वर्ल्ड पीस समिट कंप्लीट हुआ है, उसका आज का इंडिया चैप्टर का ये फाइनल कंक्लूजन है। और पूरे वर्ल्ड के जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, लीडर्स हैं, वो सब मिलकर विश्व में शांति रहे इस विषय पर बात करते हैं। और वहीं दिल्ली से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पानी की समस्या को लेकर आमजन इन दिनों बड़ी मशक्कत कर रहे हैं और दिल्ली के कई इलाकों में पीने का पानी मिलता नहीं है। अगर कहीं पानी आता भी है तो पानी बदबूदार और गंदा होता है, जिसके कारण दिल्ली वालों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता ने रोहिणी के सेक्टर 8 पॉकेट A1 में स्थानीय लोगों से बातचीत की। आप भी देखिए। इस समय मौजूद है राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 के A1 पॉकेट के अंदर। लोगों का यह कहना है कि पानी यहाँ पर आ ही नहीं रहा, तो ऐसे में लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ समस्या बनी रहती है यहाँ पर। मैम नाम बताएं अपना। मंजू गोयल। मंजू जी, पानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पानी की कैंस भी रखी है, जग्स भी रखे हैं, कितनी समस्या रहती है पानी की? बहुत समस्या, अभी तो बताया है ना सब। एक्चुअली है भी ऐसा नहीं कि 2-4 दिन से, ये महीनों से है। महीनों से पहले शाम को आता था, पर मेनली मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारी लाइन ही, ये लाइन और पीछे वाली लाइन, देयर आर 2 लाइन, और शायद एक लाइन उधर में है। तो इट इज़ लाइन प्रॉब्लम और इट इज़ नॉट द होल कॉलोनी प्रॉब्लम। देयर इज़ बट scarcity of water, absolutely no water in this line। जैसे आज बिल्कुल इस समय से आप इस पे कंप्लेंट कर रहे हैं? बहुत समय हो गया, महीने हो गए। अब बोर्ड इंस्पेक्टर पुनीत जी हैं ये, इनको रेगुलर, अब तो उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए हैं हमारे, और उनका पिछले 15 दिन से एक ही रिप्लाई, मैडम शाम तक हो जाएगा। हैदरपुर से बंद है, हैदरपुर से बंद है। जैसे कि हमने यहाँ कुछ महिलाओं से जानकारी ली और जानकारी में उन्होंने बताया कि रात को जग कर भी वो पानी के लिए यहाँ पर जूझते रहते हैं, उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे में जरूरत है कि दिल्ली जल बोर्ड भी इस और ध्यान दे, क्योंकि लोग यहाँ ये भी कहना है कि अब वो कंप्लेंट्स करते हैं तो कंप्लेंट्स का उन्हें रिप्लाई भी नहीं मिलता। कैमरामैन विजय के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली। फिलहाल यहाँ पर बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ।